एग्री टेक में एक्सेल क्यों नहीं कर पा रहे? दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। तक आप एक्चुअल फार्मर्स के साथ या किसी एक्चुअल एग्रीकल्चर एफर्ट के साथ अलाइन नहीं होंगे तो आपका कभी भी एग्री टेक प्रोडक्ट जो है ना नहीं ठीक बनेगा। स्मॉलर प्लेयर्स, स्टार्टअप्स, रियली गुड टेक टैलेंट कैन वर्क विद बिगर ग्रुप। एक बड़ा फेमस किसी ने कहा था जिसमें कि एवरी लार्ज कॉर्पोरेट हैज़ अ सोलमेट इन अ स्टार्टअप। मुझे नौकरी नहीं करनी, एक स्टैंडर्ड नौकरी नहीं करनी जाके, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? अर्लियर इन योर करियर एंड योर लाइफ को ये स्टार्टअप्स अगर आपने अपनी बनानी है कर लेना चाहिए। Our problem is not mediocrity, our problem is our acceptance of mediocrity. We are okay with it. Assalamu alaikum, Mr. Athar, how are you? Walaikum salam, good. Thank you for having me. Thank you for being here. अच्छा, मैं सबसे पहले I'm just gonna go right into understanding के Laxon Group करता क्या है, क्योंकि there are a lot of names that we know that belong to the group, but normally people aren't aware of it. Okay. So Laxon, पाकिस्तान का बहुत पुराना business group. It is almost as old as Pakistan itself. और in my opinion, it's one of the most diversified business groups. So जो इसका flagship company थी वो Laxon Tobacco थी, which they sold off back in 2007. So the group is into FMCG. Colgate Palmolive, it's into food, McDonald's, it's in airlines, Flyjana, where it is in paper and packaging, Century Paper and Board Mail, Merit Packaging. And technology में CyberNet, Stormfiber का आपने सुना हुआ होगा, that is their Rapid Compute, which is a cloud platform. And Cybrid and Ice Animations, the companies that I headed for a long time, which is basically IT services companies. So कुछ और भी हैं, but mainly these are the companies. So it's one of the most the oldest and most diversified groups. It absolutely is diversified. मैं जब भी diversification देखती हूँ तो there's a natural question that pops up in my head कि optimal point क्या होता है जहाँ आप diversify कर रहे हो and you're not diluting the parent brand's identity. So डिपेंड करता है आप किस लेवल पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। या तो आप एक कंपनी के लेवल पे पूछ रहे हैं, कंपनी के अंदर बिजनेस यूनिट है उसके लेवल पे, या एक ग्रुप लेवल पे, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ लेट्स से कंपनीज। सो बिजनेस यूनिट का तो बड़ा क्लियर है कि इट हैज़ टू बी वेरी फोकस्ड। जो उसका काम है उसको उसमें ज़्यादा इधर उधर ना करे, इट्स डिफाइंड। एंड मैं हमेशा कंपनीज को देखता हूँ एज अ उनकी बेस क्या कोर कॉम्पिटेंसीज क्या हैं। वी लुक एट इट एज अ सेट ऑफ प्रोडक्ट्स, सेट ऑफ सर्विसेज जो ऑफर्स है, उनके पीछे आपके जो बुनियादी एक स्किल है कि कोर कॉम्पिटेंसी क्या है। कैनन है तो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी वो लेंस बनाना है, वो कैमरा बनाना नहीं है, राइट। सो वो कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, एज लॉन्ग एज वो कोर कॉम्पिटेंसीज, हमेशा की कंपनी की कोई कहे कि बहुत ज़्यादा कोर कॉम्पिटेंसीज हैं तो हो नहीं सकता। कोर कॉम्पिटेंसीज रिलेटिवली कम होती हैं। उसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज उनको जब आप नैरो डाउन करें तो कोर कॉम्पिटेंसीज वो हों। तो डाइवर्सिफिकेशन मैं देखता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट सर्विसेज में हो जाए उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो रिलेटिवली कम है। ग्रुप लेवल पे जब हम आते हैं तो ग्रुप्स की डायनामिक्स फ़र्क हो जाती हैं, या कोई भी कंग्लोमरेट्स हैं, क्योंकि कई दफ़ा डाइवर्सिफिकेशन ये बड़ी पुरानी कॉर्पोरेट उसकी डिबेट है, बिकॉज बहुत जगहों पे डाइवर्सिफिकेशन इसलिए थी टू help out with the business, not putting all your eggs in one basket. Exactly, कई दफ़ा रेगुलेटर होता था, रेगुलेटर ये करता था कि एक बिजनेस में आपकी मोनोपली ना हो। जब आप मोनोपली ना हो तो फिर आप एक ख़ास पॉइंट तक जा सकते हैं। तो अगर आपने बड़ा होना है तो यू विल हैव टू इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट बिजनेसेस, फिर रिस्क मैनेजमेंट हो जाती है। फिर लॉजिकली एक में अगर आप अच्छे हो तो उसके एडजेसेंट कुछ बिजनेसेस हैं जिनमें आप आसान हो सकते हैं। तो there is no definitive answer, but generally it's better to be more focused. दोनों स्पेक्ट्रम, एंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम ठीक नहीं है, बिल्कुल ही आप एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो वो भी ठीक नहीं है, एंड देन यूर ऑल ओवर द प्लेस तो वो भी ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जनरली ख़ास तौर पे इन इमर्जिंग मार्केट जिसके अंदर डायनामिक्स कॉम्प्लिकेटेड हैं, मुश्किल हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, यू कैन नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो समवेयर इन द मिडल। और एज लॉन्ग एज अगेन आई वुड गो बैक टू के उन बिजनेसेस को आपको एज लॉन्ग एज कर रहे हो जिनकी आपको समझ हो, जिनकी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर आप ऐसे बिजनेसेस में जो बहुत डाइवर्स हैं एक दूसरे से, तो फिर दे कैन बी अ डिबेट वेदर इट मेक सेंस और नॉट। अच्छा, व्हेन वी स्पीक ऑफ कोर कॉम्पिटेंसीज तो हम एक ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई करते हैं तो वो भी एक मर्जिंग पॉइंट होता है। लेकिन अगर हम एक ग्रुप के अंडर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ पे टैप कर रहे हैं तो उस ग्रुप की भी कोई ना कोई कोर कॉम्पिटेंसी या विजन देयर मस्ट बी सम। तो लैक्सन ग्रुप की क्या विजन है, द बैकग्राउंड, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरी? सो ट्रेडिशनली इट्स ऑलवेज बीन मेनली मैन्युफैक्चरिंग, राइट। जैसे टोबैको भी था तो इट वाज मेनली अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ऑल्दो वो सप्लाई चेन उसकी जो जहाँ से वो टोबैको सोर्स करते थे वो उसमें भी बहुत इंटीग्रेटेड थे।
फिर कोलगेट इज़ एसेंशली ऑल्सो अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, फिर सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड मिल, सारी बड़ी जो हैं. सो द ग्रुप हैज़ ऑलवेज बीन ट्रेडिशनली अ मैन्युफैक्चरिंग business, right? Or services around those businesses. Technology में it is one of the earlier entrants in Pakistan. 90s में जब CyberNet one of the first ISPs जो पाकिस्तान में आई थी डायल-अप्स पे वो CyberNet की थी. बट अब टेक्नोलॉजी में भी जैसा मैंने 3-4 बताए, सो ग्रुप की आई थिंक फंडामेंटली स्टिल is a very manufacturing and services focused, but very now focused on technology as well as a growing concern. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी और सर्विसेज प्रोविजन पे भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा हर्डल है. व्हाट बेनिफिटेड Lakson to move into manufacturing so successfully? Right. So I think वो times होते हैं जिसके अंदर the economy was booming, it was easier. आपको जो competition आज चाइना से या बाकी जगहों से है वो नहीं था. Relatively uncertainties policies की और different supply chains की वो कम थी. So they got into the right businesses at the right time, very smart business decisions. मेरा ख्याल है कि अगर वही आज हों तो दे वुड बी डिफरेंट डिसीजंस. सो मैन्युफैक्चरिंग नाउ हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ फंक्शन एट द एंड ऑफ द डे कि आप कितना ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं अपनी सप्लाई चेन को, अपने उनको. तो वो अब एट द एंड ऑफ द डे इफ यू कैन प्रोड्यूस द सेम क्वालिटी प्रोडक्ट बट उसकी अगर क्वालिटी उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू चाइना हैज़ डन सो वेल इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट पाकिस्तान में अब मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ डिफरेंट. इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम now we should be either an IT or an agri focused company, a country. That is where we should be focused on. So I think we went into manufacturing very early in the 70s and the 80s because of what, they were the right mindsets. And then manufacturing is also a very patient game. So it takes a lot of investment, it takes a lot of time to get to a certain point of maturity. So if you're ready to play the long game, then you should get into manufacturing. So हमारे जो माशाल्लाह जो family owned groups हैं पाकिस्तान में जो the basis, they have been true businessmen. They have played the patient game and they are true business people. So they can play the long game. अच्छा, ये सारी बातें सुन के मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, इंप्रेशन बिल्ड हो रहा है वो ये है कि businesses or groups with good backing financial for them to have enough patience और good support सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त भी. स्मॉलर बिजनेसेस के लिए इट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट. ऑन अ वेरी जेन्युइन प्रैक्टिकल ग्राउंड आपको कितनी उम्मीद लगती है कि पाकिस्तान, आपने बोला है कि हमें सर्विसेज में जाना चाहिए, लेकिन कुछ अगर हम एनर्जी की बात करें तो देयर आर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग अप. कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में होप है? जहाँ आपकी कोई ऐसा एडवांटेज हो आपको एज़ कम्पेयर टू द अदर्स, वेदर इट इज़ इन द सप्लाई चेन. फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल है वो है टेक्सटाइल इज़ वन. मेरा ख्याल है उसके अंदर ऑलरेडी वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस और स्टिल हम एक्सपोर्ट, हमारा बिगेस्ट एक्सपोर्टर एक्चुअली टेक्सटाइल है. लेकिन टेक्सटाइल इज़ ऑल्सो, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपोर्ट से ज़्यादा नेट एक्सपोर्ट इज़ द राइट टर्म कि आपने इम्पोर्ट कितना किया और एक्सपोर्ट. तो अभी भी हम बहुत सा जो उसका कॉटन है वो इम्पोर्ट करते हैं, विच फॉर एन एग्रीकल्चर लाइक कंट्री लाइक पाकिस्तान डज नॉट मेक सेंस. वी शुड बी एबल टू. सो अगर आप वो जो इनपुट्स हैं, जैसे टेक्सटाइल ऑलरेडी वी हैव एन एडवांटेज, तो अगर आप इनपुट अपना कम कर लें जो इम्पोर्ट करते हैं, अगर आप कॉटन, देयर इज इनफ कॉटन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड हियर जो कि मेन रॉ मटेरियल है, तो आप वाकई टेक्सटाइल में बहुत अच्छा कर सकते हैं. फिर दूसरी ये चीज़ है कि मैन्युफैक्चरिंग एट द एंड ऑफ द डे इज़ ऑल्सो गेम ऑफ वैल्यू एड्स. सो अगर आपने बिल्कुल फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट पे आके छोड़ देना है, उसके ऊपर मल्टीपल लेयर्स ऑफ इनोवेशन एंड एड ऑन्स नहीं करनी, तो वो आपका कोई लेगा प्रोडक्ट और उसके ऊपर एड ऑन करेगा. सो आई थिंक दैट इज़ थिंग. एंड आई बिलीव कि जो हमारी जहाँ बेस बन चुकी है, एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर वी स्टिल हैव एन अपॉर्चुनिटी. मैं बिल्कुल करना चाहिए. जहाँ नहीं है वहाँ चूँकि इतने बड़े क्लस्टर्स और इतनी ऑप्टिमाइजेशन चाइना और इन जगहों पे हो चुकी है, तो वही एफर्ट और टाइम आप यू कैन इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स. सो बट ये कि आई थिंक टेक्सटाइल इज सर्टनली इन माय ओपिनियन समथिंग दैट. ठीक है. अच्छा, हम अपनी बेस और स्ट्रेंथ बनने की बात कर रहे हैं. सो द नेम्स आई कैन थिंक ऑफ इज टेक्सटाइल, एग्री एंड नाउ IT सर्विसेज इज वेल, राइट? इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या क्या अपॉर्चुनिटीज टैप कर सकते हैं?
सो जो लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी, तो बेस है ना जो कि सबकी है हमारी. एक्चुअली लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे मुल्क में आए हैं वो एक्चुअली एनर्जी के शॉर्टफॉल ही की वजह से आए, बिकॉज सर्विसेज बिजनेस में जो ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मेन कॉस्ट. in a manufacturing business, your energy most of the time is the main cost. So अगर एनर्जी की सप्लाई महंगी होगी या इनकन्सिस्टेंट होगी तो आपका कभी भी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं कर सकता. सो एनर्जी जो डेवलपमेंट है वो ऑल्टरनेटिव मेथड से है या उससे, वो आपको अपना वैसे ही करना है, बिकॉज इट बिकम्स द बेसिस ऑफ एवरीथिंग. मैं अभी भी हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में 2 सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको गोइंग फॉरवर्ड फोकस करना चाहिए. एक IT है और दूसरा एग्रीकल्चर है. उसकी रीज़न ये है कि दोनों में जो इनपुट्स हैं यानी जो इम्पोर्ट आपने करना है रिलेटिवली वो कम है एज कम्पेयर टू दी अदर्स. ये रिलेटिवली सिंपलर है. IT में तो खैर इम्पोर्ट्स इज़ वेरी लिमिटेड, सो इट्स स्ट्रेट एडवांटेज. और एग्रीकल्चर चूँकि वी आर फंडामेंटली एन एग्रीकल्चर, हमारे 40-50% जो GDP है वो एग्रीकल्चर या उससे लिंक्ड है. तो उसके अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. और उसके अंदर अगर आप जो अपने इनपुट्स हैं लाइक सीड्स एंड उन चीज़ों के ऊपर जो हम खुद ईजिली कर सकते हैं, अगर आप वो कर लें तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है दैट कैन इंक्रीज और हमारे अपने फूड सिक्योरिटी के लिए भी. बट दोनों सेक्टर्स में जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो ह्यूज है. और कोई भी सेक्टर आप जिस पर फोकस करना चाहेंगे, अगर उसमें जो ग्लोबल मार्केट है वो आपकी टारगेट नहीं है, यानी एक्सपोर्ट इज़ नॉट योर ऑब्जेक्टिव, तो इट हैज़ अ वेरी लिमिटेड वैल्यू रिस्पेक्टिव ऑफ कितना बड़ा मुल्क भी आप होंगे. इन दोनों सेक्टर्स में रिलेटिवली इम्पोर्ट इज़ सिंपलर एंड द एक्सपोर्ट पोटेंशियल इज़ अ लॉट. पाकिस्तान में IT तो प्रैक्टिकली इज़ ऑल एक्सपोर्ट्स. 95% ऑफ योर टेक कंपनीज आर एक्सपोर्टिंग. उसके अलावा लोकल मार्केट आपकी इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं कि उसके ऊपर कोई कंपनी IT कंपनी सस्टेनेबली ग्रो कर सकती है. अपने आप को सस्टेन शायद कर ले लेकिन सस्टेनेबली ग्रो नहीं कर सकती. और फिर इनका जो कॉन्फ्लुएंस है, यानी एग्रीकल्चर में आपने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है या अपनी कॉस्ट कम करनी है, इट विल ओनली कम थ्रू टेक्नोलॉजी. सो दैट्स वाई द एग्री टेक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रोइंग एरियाज़ जिसके ऊपर फोकस आप करके बहुत कुछ कर सकते हैं. ख्वाह वो प्रोडक्शन पे यानी सीड्स प्रोड्यूस करना या फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स, या इवन टेक्नोलॉजीज़ जो आपकी सैटेलाइट इमेजरी है या फार्म मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, बेतहाशे हैं जिनके ज़रिए आपकी जो प्रोडक्ट हमारी अभी भी जो एग्रीकल्चर है वो बड़ी ट्रेडिशनल और बड़ी कंजर्वेटिव और बड़े ओल्ड फैशन तरीके से चल सकते. इन दोनों सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए और ये अलग अलग सेक्टर्स नहीं. आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस. तो अगर एग्रीटेक के ऊपर फोकस किया जाए तो देयर इज़ अ ह्यूज पोटेंशियल. और एग्रीटेक का फ़ायदा ये है कि अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑल्सो एक्सपोर्टेबल, यानी द टेक दैट यू मेक कैन बी यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड एज वेल. इट कैन बी एक्सपोर्टेड जस्ट लाइक योर प्रोड्यूस कैन बी. वंडरफुल. अच्छा, मैं उस दिन आई वॉज टॉकिंग टू अली तरीन अबाउट इट एज़ वेल. अब उनकी पूरा कॉमेंट्री ये थी कि हम लोग एग्री में फार्मर्स को वी कैन इनेबल देम थ्रू IT. अब हम अगर सिंपल ड्रोन्स यूज़ कर लें तो हम लोग फर्टिलाइज़र की अमाउंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं. दैट कैन इन्हांस द प्रोड्यूस एंड आउटपुट. ये सारी बातें सुनने में बड़ी आसान लगती हैं और मेरी उनसे भी ये डिबेट हो रही थी कि ये बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं. तो फिर अभी भी हम एग्री टेक में एक्सेल क्यों नहीं कर पा रहे? दोनों चीज़ें हैं हमारे पास. एग्री टेक में थोड़ा सा ना अगेन इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस. इट टेक्स आपने अगर IT सर्विसेज का बिजनेस करना है ना, सिंपल लो एंड या हाई एंड, you can actually get the right HR and the right business development cycle and you can be productive and you can start earning revenue very quickly, right? एग्री में एग्री टेक है ना, वो साइलो में नहीं बनती, वो एग्री के किसी काम के साथ ही बनेगी. सो आपने अगर एक फार्म मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है या एक सैटेलाइट इमेजरी का बनाना है, वो जब तक आप एक्चुअल फार्मर्स के साथ या किसी एक्चुअल एग्रीकल्चर एफर्ट के साथ अलाइन नहीं होंगे तो आपका कभी भी एग्री टेक प्रोडक्ट जो है ना नहीं ठीक बनेगा. एंड जनरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती भी किसी उसके साथ है, लेकिन एग्री में ज़्यादा है बिकॉज वेरिएबल्स बहुत है. बिल्कुल हो सकता है इसमें कस्टमाइजेशन ज़रूर रिक्वायर्ड होती है लोकल, बिकॉज आपका जो एग्री टेक की एक टेक्नोलॉजी बन गई है वो एज इट इज़ 100% हर दुनिया में यूज़ नहीं हो सकती. आपने अपने मुल्क के हिसाब से उसको, गेम जो है ना थोड़ी सी पेशेंस की है, थोड़ा सा टाइम लगता है. सो हमारा बहुत जगहों पे शॉर्टकट्स हैं या वो विच इज़ क्विकर या इवन पॉलिसी अनसर्टेनिटीज़ हैं. एब्सोल्युटली. इसलिए मैं जो हमारे बड़े ग्रुप्स हैं, अब जो अली की आपने बात की और इनका जो ग्रुप है, व्हाट दे हैव डन वेरी वेल इज़ दैट दे हैव एक्चुअली इंटीग्रेटेड पूरी सप्लाई चेन एंड टू एंड, फार्मर से लेके प्रोडक्शन तक. दे हैव
integrated into their system. So हमारे यहाँ भी ये प्रॉब्लम है कि जब तक आपकी एक कमांड या एक इन्फ्लुएंस नहीं होगा ओवर व्हाट इज़ इनपुट इनटू योर सिस्टम, इफ ये सप्लाई चेन है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. इसलिए अगर आप जनरली देखें ई-कॉमर्स में भी मार्केट प्लेसेस पाकिस्तान में जनरली कभी सक्सेसफुल नहीं हुई. फिर अल्टीमेटली जो इनिशियल मार्केट प्लेसेस भी बनती थी, जो क्या किसी का भी प्रोडक्ट है वो कर दे, क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं है जो प्रोड्यूस कर रहा है. अल्टीमेटली फिर दे मूव टू अ पॉइंट वेयर अच्छा हम खुद ही जो बनाएंगे वही हम ई-कॉमर्स के थ्रू बेचेंगे. तो एग्रीटेक में आई स्ट्रांगली बिलीव कि हो सकता है. इट जस्ट रिक्वायर्स एफर्ट, इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट. आई थिंक देयर हैव बीन सक्सेस स्टोरीज एज वेल. It's relatively come later also. The agri-tech is in the last 10-12 साल की ज़्यादा as compared to general जो IT services है वो 20-25 साल है. But मेरा अपना ख्याल है जो हमारे बड़े ग्रुप्स हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रुप्स हैं, they have to be very there because typical VC game जो है ना वो एग्री-टेक में उससे ज़्यादा in my opinion the strategic players, the players who are invested into the agriculture sector, they need to be very, very focused. They need to invest in the agri-tech companies. They need to even acquire out startups in agri-tech and just use them in their growth. So बिल्कुल हो सकता है. I think they've done some good work. But the startups they also have to have enough funding to be at a point जहाँ वो अपना they can grow to a point जहाँ उनका product stabilize हो. अच्छा, हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं. अब ये एक बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन है. आईटी में अगर आप देखें तो स्मॉलर कंपनीज, स्टार्टअप्स, इवन फ्रीलांसर्स ये बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं. सही है, बट एट द सेम टाइम आपने एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हाईलाइट किया है कि हम एंड टू एंड जब तक कंट्रोल नहीं गेन करते तो चेंज लाना या इम्प्रूवमेंट लाना मुश्किल है. अब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे स्मॉलर प्लेयर्स, स्टार्टअप्स, really good tech talent can work with bigger groups and come about some change? Anything that people don't know about? या अगर कोई आइडिया भी ऐसा है जिसको आप कहें कि यार ये कोई करके ले आए, कोई स्टार्टअप, कोई टेक का स्टूडेंट, तो कोई बड़ा ग्रुप इसको फंड कर सकता है, हमारा कोई मसला हल कर दे. So this is a very interesting debate and something that I've been very a student of. दुनिया में जनरली बहुत सी जो ग्रोथ हुई है ना वो जो बड़े ग्रुप्स हैं या कंग्लोमरेट्स हैं उनके थ्रू हुई है. हमारे जैसे मुल्क में भी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग कंट्रीज़ में भी और बाहर भी. बिकॉज द बिगर यू ग्रो द मोर कैपेबिलिटी यू हैव, यू कैन इन्वेस्ट मोर एंड आपके वो इकोसिस्टम अपना एक बनता जाता है. लेकिन एट द सेम टाइम जो जितने भी बड़ा ग्रुप हो जाए, वो टेक्नोलॉजी का है या नॉन टेक का है, एक पॉइंट आता है जिसके अंदर देन दे नीड हेल्प, स्पेशली जहाँ टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होती है. और वो जनरली आप स्पेशलाइज एक चीज़ में इतना कर चुके होते हैं कि अब आप एक ट्रेडिशनल एग्री ग्रुप से कहें कि अब आप उसकी टेक्नोलॉजी भी बनाएं तो शायद वो माइंडसेट्स अलाइन 100% नहीं करते. तो द ओनली वे इज़ टू रियली बिल्ड अ पार्टनरशिप विद द स्टार्टअप्स और विद द प्लेयर्स. जो कि वो एक बड़ा फेमस किसी ने कहा था यूएस में कि एवरी लार्ज कॉर्पोरेट हैज़ अ सोलमेट इन अ स्टार्टअप. सो अगर आप दुनिया में जाएं, जितनी बड़ी ग्रुप्स हैं सबके अंदर जिसको आप कहते हैं जो एक कॉर्पोरेट इनोवेशन ग्रुप है, जिसका मकसद है कि यार जो ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है, जो कंपनी के या ग्रुप के नेक्स्ट चीज़ों में इन्वॉल्व है. और ये टेक का वो इन्वेस्ट करते हैं. सो देयर इज अ कॉर्पोरेट वीसी, जैसा आउटसाइड वीसी होता है, एक कॉर्पोरेट वीसी होता है. जो नॉर्मल वीसी है वो रिटर्न बेस्ड ज़्यादा करता है. जो कॉर्पोरेट वीसी है वो स्ट्रेटिजिक करता है कि यार अगर मैंने इन चीज़ों जैसा जो पाकिस्तान के एग्री ग्रुप्स हैं, अगर उन्होंने ग्रो करना है तो दे हैव टू इन्वेस्ट इन अ एग्री टेक कंपनी. अच्छा, वो एक स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टमेंट होगी, वो रिटर्न बेस्ड इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा फर्स्ट इट एज एन एग्री उनको करना चाहिए. इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है. बिकॉज और ये पूरी दुनिया में मॉडल, आप किसी भी चले जाएँ, आप फाइनेंशियल कंपनीज़ में चले जाएँ, आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में चले जाएँ, आप बैंक्स में चले जाएं, आप टेलकोज में चले जाएं, वर्ल्ड वाइड जो अच्छे होंगे उनका पूरा एक कॉर्पोरेट इनोवेशन का डिवीज़न होगा जो कि डायरेक्टली स्ट्रेटिजिक जो भी प्लेयर है या सीईओ या मे बी सीटीओ उनके साथ काम करोगा, जो ऑपरेशंस के साथ इतना इन्वॉल्व नहीं होगा लेकिन एज़ कम्पेयर टू दी अदर्स. और उसका काम यही है कि जो आउटसाइड प्लेयर हैं, जो कि निम्बल हैं, एजाइल हैं, द स्टार्टअप्स, उनमें से कितने हैं जिनको लेके आए. एक्चुअली जो ये इंटेल एंड गूगल्स एंड ऑल ऑफ देम, अ लॉट ऑफ देम हैव ग्रोन थ्रू एक्विजिशंस. वो सारी एक्विजिशंस हमें पता नहीं चलती, दे ग्रो थ्रू एक्विजिशंस, उनका अपना भी है. तो पाकिस्तान में जो बिजनेसेस बड़े हैं वो या तो जो बड़े ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड्स हैं, या हमारे अपने जो ट्रेडिशनल फैमिली ओन्ड ग्रुप्स हैं उनके थ्रू बने. और दैट्स द मॉडल दैट वर्क्स. आई थिंक उनमें ये रिक्वायरमेंट अब ज़रूर है
कि जिन भी डोमेन्स में वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, जिन भी डोमेन्स में उनकी इस्टेब्लिश्ड एक अथॉरिटी है, दे विल हैव टू इन्वेस्ट इन दी द टेक्नोलॉजी. और उसमें मॉडल्स फ़र्क हो सकते हैं. आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लें, आप उनको बिल्कुल अपने पास ले आएँ, जो भी मल्टीपल मॉडल्स. अगेन द गेम इज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस. Nothing happens overnight. So if you're ready to play the long-term game, then I think that's the way to go. Or I think there have been movements in that direction. हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं उनके अंदर. वैसे भी पाकिस्तान में पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोचने का मसला है, वेदर इट्स आवर पॉलिसी और अवाम इन जनरल. I call ourselves the boom nation. We want we are the 2020 thing, but the real game is the test game. Yeah. And I think before blaming the policy makers and the government, जो हमारा एक बड़ा go to move होता है, entrepreneurs में बड़े कम लोग ऐसे मिलते हैं जिनमें इतना पेशेंस होता है कि वो कुछ बिल्ड खुद कर सकते हैं. तो स्पीकिंग ऑफ दैट, अगर एक 20-22 साल की ग्रेजुएट है, इफ़ आई एम ग्रेजुएटिंग एंड आई हैव सम विलिंगनेस और इंटेंशन टू बिल्ड समथिंग, ठीक है, और मुझे नौकरी नहीं करनी है, एक स्टैंडर्ड नौकरी नहीं करनी जाके, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं? स्पेसिफिकली इज़ इट नेसेसरी कि मुझे टेक, आई एम ग्रेट एट टेक, या कोई और क्वालिटीज़ हैं इस वक्त नाउ व्हेन वी हैव AI कमिंग इन एज वेल? तो एक स्टैंडर्ड ग्रेजुएट में कौन सी क्वालिटीज़ हो सकती हैं जो पूरे बिजनेस और इकोनॉमिक इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करने में उनको हेल्प कर सकती है? अच्छा देखो, उसमें एक दो चीज़ें. टेक इज़ ऑल्सो वेरी ब्रॉड टर्म नाउ. अ किड यूजेस टेक, आई यूज़ टेक, एवरीबडी यूजेस टेक, राइट? So I think tech is now an enabling. It's something which is there in everything that you have to do. और ख़ास तौर पे AI के आने के बाद तो अब बहुत सी चीज़ें जो आप डिपेंडेंट होते थे एक किसी established player के पास, a lot of things you can do yourselves. अच्छा, दूसरी एक और बात है कि there is no harm in doing a bit of working for somebody else at the start. राइट, बिकॉज उससे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपोजर आपको मिलता है एज अ वो आपको इवन इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, थिंक ऑफ इट एज अनदर डिग्री, राइट? सो देयर इज नथिंग, नो हार्म इन इट. आई थिंक अ लॉट ऑफ आवर एंटरप्रेन्योर्स ऑल द अदर थिंग्स, राइट, बट कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको धक्के खा के और वक्त के साथ ही सीखते हैं, तो वो आप उसको शॉर्टकट नहीं कर सकते. तो थोड़ा बिजनेस मॉडल समझते हैं, और आपकी अपनी एक टाइम के साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग आती है चीज़ों की, वो एक सिस्टम्स जहाँ बन चुके होते हैं. देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट. सो ये वाला भी जो माइंडसेट है ना कि स्ट्रेट अवे जंप इनटू, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, राइट? सो आप करें. एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई नो हु हैव वर्कड इन कॉर्पोरेट करियर फॉर 20-25 years एंड देन दे हैव स्टार्टेड देयर ओन कंपनीज. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. अच्छा, लेकिन जो केपेबल, आपका जो सवाल था, आई थिंक उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना किसी के लिए भी, ख्वाह वो बिल्कुल फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज है या कुछ है, उसके अंदर एक तो ये है कि आपको देन यू शुड बी रियली रियली इन्वेस्टेड इन इट, इन द सेंस कि फिर आपने सोना जागना, इट इज़ योर स्टार्टअप, बिकॉज इट्स इट्स लाइक यू हैव टू ग्रो अ बेबी. उसमें फिर आप सुबह, दोपहर, शाम, रात, यू आर थिंकिंग, यू वेक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड यू आर थिंकिंग अबाउट योर वर्क. अगर आप वो कुर्बानी देने को तैयार हैं over an extended period of time, again patience, long game, तो फिर देने दे. The second is very very important. वो ये है कि there has to be a problem that you need to solve. आप कहें कि मेरा ख्याल है कि चूँकि मुझे ये टेक्नोलॉजी आती है और ये टूल ये करता है, तो मैं ऐसे बेहतर टूल बना सकता हूँ, and you may be right in all of this, but that is not a business. Business basically fundamentally means it's a top down thing कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं. तो इफ़ यूर, और उसके अंदर ऑनेस्टली मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कि पूरी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं, दे स्टिल कैन नॉट डिफाइन दैट, बट दे आर वेरी यंग स्मार्ट पीपल हु कैन फिगर आउट कि प्रॉब्लम क्या है. इट्स अ मेंटल स्विच. सो इफ़ यू आर एबल टू फिगर आउट कि मैं प्रॉब्लम किसका क्या सॉल्व कर रहा हूँ, देन किस तरह से उसको सॉल्व करना है, क्या टेक्नोलॉजी बनानी है, क्या टूल लेना है, दैट कम्स सेकेंड. हम उसको भी पता नहीं वो क्या कहते हैं, डॉग, वो कार्ट और हॉर्स है, पुट कार्ट बिफोर द हॉर्स. इफ़ यू आर एबल टू मेक दैट एनालिसिस एंड इफ़ यू आर वेरी क्लियर कि मैं प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना है, और फिर अगला ऑटोमेटिकली सवाल आ जाता है कि अच्छा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व, क्या इतनी उसमें वॉल्यूम है उस प्रॉब्लम के सॉल्व करने से कि मैं एक सस्टेनेबल बिजनेस भी बना लूँ. अगर somebody fresh out of college can answer these and is willing to commit in time, and in my opinion
अर्लियर इन योर करियर एंड योर लाइफ आपको ये स्टार्टअप्स अगर आपने अपनी बनानी है कर लेना चाहिए, यू नो, बिकॉज एक ख़ास किस्म की एनर्जी चाहिए होती है. यू विल फेल डेफिनेटली. या तो वो टाइम आपके पास आपको टाइम है, राइट. यू हैव मल्टीपल स्प्रिंट्स, राइट, सो यू कैन डू दोज स्प्रिंट्स. लेकिन उसमें अगर माई ओपिनियन कि कहीं कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रेट अवे जंप आउट ऑफ योर कॉलेज एंड यू नो आइदर इट बिकम्स डिफ़िकल्ट. या तो फिर आपका मेंटर्स हों या किसी आप कॉर्पोरेट्स के साथ किसी न किसी लिंक हो दैट यू absorb the knowledge of systems, because ये समझने की ज़रूरत है कि a startup या a business is not about a product or a technology. It's about a lot of other things. जिसमें product या technology एक चीज़ है, आपने वो बना ली है, लेकिन अगर आप उसको बेच नहीं सकते, उसको सही तरीके से explain नहीं कर सकते, business का जो financials हैं वो तो हमारे ख़ासतौर पर जो techies हैं, I also come from a tech background, हमारे नज़दीक जो फाइनेंशियल है ये तो किसी और का काम है. सो मैं हमेशा कहता हूँ कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिज़नेस ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एंड एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबिलिटी भी बात की चीज़ है. प्रॉफिटेबिलिटी इज़ बिल्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी. आपका बिज़नेस अपने पाँव पे खड़ा होगा तो ही प्रॉफिटेबल बाद में होगा. समटाइम्स यू कैन बी प्रॉफिटेबल येट इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. आप 3 साल प्रॉफिट बनाएंगे लेकिन उसके बाद इट विल इम्प्लोड इनसाइड. तो आप फाइनेंशियल्स की भी फिर आपको समझ होनी चाहिए. सो दैट्स व्हाई टिपिकली जो कहते हैं ना फाउंडिंग टीम होनी चाहिए, ताकि हर एक की ना कोई वो बट कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर रेडी टू कमिट टू ऑल ऑफ दिस, सो इट्स हमारा असल में ये कि हमने थोड़ा सा रोमांटिसाइज कर दिया स्टार्टअप्स को. यू नो कॉम्पिटिशंस हैं, यू नो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं उनके. It's a cool word. It's a उसके cool thing to अपने do. एडवांटेज में somebody gets into that hype game. तो एक टर्म हमेशा मेरा फ्रेंड ऑफ माइन यूजेस इट्स रेशियो, इट्स कॉल्ड द सब्सटेंस टू हाइप रेशियो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़रूर हाइप होनी चाहिए, आप कुछ है, बट यू नो देयर हैज़ टू बी सब्सटेंस, राइट. तो अगर सब्सटेंस टू हाइप रेशियो आपका स्क्यूड है, देयर इज अ प्रॉब्लम. अच्छा, ये बड़ी बेसिक बातें हैं, ठीक है, कि ये सब्सटेंस टू हाइप रेशो, एंड देन यू ऑल्सो मैंशनड कि आपने सस्टेनेबिलिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है. लेकिन जब एक इंसान गेट्स ओवरवेल्म्ड बाय एन आइडिया, जो कि यूजुअली होता है, पैशन और वो प्रैक्टिकलिटी का एक बड़ा ऑप्टिमल बैलेंस चाहिए होता है, लेकिन कभी कभी नहीं होता. व्हेन समबडी इज़ ट्राइंग टू स्टार्ट समथिंग और आप इतने अंधे हो जाते हैं इन द यू नो इन द परसूट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो कोई ऐसे रियलिटी चेक्स हैं 2-4, बिकॉज यू वर्कड इन द एडवाइजरी एज वेल, यू हैव बिन अ पार्ट ऑफ बोर्ड मेंबर द बोर्ड्स, आपने तो थ्रू एंड थ्रू देखा हुआ है पूरे प्रोसेस को. 2-4 ऐसी चीज़ें जो अगर कोई भी अपना, एंड ऑल्सो मैंशनिंग कि अगर कोई इस वक्त एक फाउंडिंग टीम नहीं बिल्ड कर सकता, एक प्रॉब्लम भी है जो सॉल्व करनी है, तो वो फोरसाइट कैसे बिल्ड करें कि मुझे ये भी पता हो कि 3 साल बाद ये चलेगा या नहीं चलेगा. यू नो, टू हैव दैट आई, व्हाट आर द 2-3 प्री रिक्विजिट्स फॉर दैट? देखो, सबसे पहले तो जो हम जिसको कहते हैं ना आइडिया बहुत अच्छा है, एक तो उस पर वो आइडिया टिपिकली जो अच्छा होगा, अगर आप उसको 2-3 सवाल पूछ के उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो टिपिकली इट मीन्स अ गुड टूल और अ गुड टेक्नोलॉजी कि ये कर लूँ तो ये हो जाएगा. इट्स स्टिल नॉट अ बिजनेस थिंग, इट इज़ जस्ट अ टेक्नोलॉजी थिंग. मेरे ये इस तरह के यारी बातें और चेक्स हैं, फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे होती है. इन माई ओपिनियन बहुत से हमारे जो स्टार्टअप्स हैं वो दोस्ती यारी में उन्होंने स्टार्ट कर दिया. दे नेवर हैड एन अंडरस्टैंडिंग और एन एग्रीमेंट कि यार हमने आपस में काम किस तरीके से करना है. देयर इज अ शेयर होल्डर एग्रीमेंट, राइट. वो आप कहते हैं कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, हम देखेंगे. वो जब दोस्त सक्सेसफुल होते हैं तो फिर दोस्ती जो है ना वो साइड पे हो जाती है. और इसलिए नीड फॉर अ प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट. इन माई ओपिनियन देयर इज़ नो अदर वे देन टू हैव एन एडवाइज़र और अ मेंटर हु गाइड्स यू थ्रू दीज थिंग्स, बिकॉज ये चीज़ें आपको मतलब हमें भी नहीं पता थी, किसी ने हमें बताई. वो जब तक आपको एक मैच्योर हेड आपके साथ नहीं होगा, ख्वाह वो एडवाइजरी पोजीशन में है, ख्वाह उसको बोर्ड मेंबर ले आए, आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समबडी टू नो दीज थिंग्स. स्पेशली मोस्ट ऑफ दीज किड्स आर वेरी स्मार्ट किड्स, लेकिन कई दफ़ा आपकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वही आपकी वीकनेस भी बनती है. सो यू आर सो गुड एट समथिंग दैट यू इग्नोर दी अदर थिंग्स. इसलिए आपको बड़ा ज़रूरी है कि कोई ना कोई बोर्ड पे, अपने बहुत सी जगहों पे सिलिकॉन वैली में आप अपने एडवाइजर्स लेके आते हैं जो सिर्फ एडवाइस के लिए हैं. दे गेट अ 2-3% equity stake and they are there and they are like those elders who guide you and make sure कि ये शेयर होल्डर एग्रीमेंट ज़रूर अपना साइन करो या अपना फाइनलाइज करो. बिजनेस मॉडल क्या है, whenever they are going, वो आप कह रहे हो ना कि
उस खुशी में और उस थ्रिल में दे गो दे रन 100 किलोमीटर्स एन आवर व्हेन दे शुड बी एट 50, वो उनको गाइड करे. इन माय ओपिनियन जो वीसी का रोल होता है ना, जो इन्वेस्टर का या वो एंजल इन्वेस्टर का, वो टिपिकली खाली पैसे देना नहीं होता. उसको वैसे ही हम डम मनी कहते हैं, जो खाली पैसे दे के साइड पे हो जाए. इसलिए तो एक्चुअल उसका रोल क्या होता है, वो पैसे दे के आपकी ये चीज़ें ठीक करता है. बिकॉज ये चीज़ें आपको नहीं पता होती. इवन अगर आपने वो गूगल भी एक ख़ास पॉइंट पे जब पहुंच गया था, तो उसके जो दोनों को फाउंडर्स थे, दे ब्रॉट इन एरिक श्मिट, who was a very established and a very senior person. कि यार अच्छा, now we should not become the victims of our own success. So help us build an organization, and while we are very good at it, so बहुत दफ़ा हमें ये रियलाइजेशन हो जाए कि हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या हमारी स्ट्रेंथ्स नहीं हैं. मैंने देखा है कि लॉट ऑफ दीज वेरी स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स, यंग ख़ास तौर पे, they just completely ignore these other things. So वो शुरू में तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, एक ख़ास पॉइंट तक पहुंचता है, but then you get hit, and जब आप हिट होती है then it's very late. Get a good mentor, get a good advisor, get good people on the board. A lot of times some of the startups बाहर ये होता है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट पैसे नहीं भी चाहिए, still you bring somebody in as an investor and you give them an equity stake, ताकि वो आपको ये गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें. So you bring him for their value. So I am understanding कि mentorship and guidance, क्योंकि obviously if you're starting fresh तो आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें होती ही नहीं. इसमें जो एक और चीज़ है ना, ये mentorship और guidance ना आपको पूरी ज़िंदगी जो है ना हर स्टेज पे चाहिए होती है. लेकिन कहाँ से लाएं? Like if somebody is not as connected, I know कि कुछ हमारी जो top tier universities हैं उनका तो network इतना strong होता है कि वहाँ से they find somebody. But what about other students who don't have access to that kind of mentorship? So there are multiple कुछ forums हैं जो हैं startups के लिए. Then there I think the competitions serve that purpose. Actually तो उनका ये मकसद होता है कि जो judges बैठे हुए हैं, जो लोग देख रहे हैं और 3 दिन आपने एक startup को काम करते देखा है या pitch करते देखा है, one of the objectives of those entire events is also to make that connection. So आपको करना पड़ता है, and sometimes इसमें कोई hard and fast rule नहीं है कि you follow XYZ and you'll get to some mentor. But as long as you're willing and you're open about it and you're ready to have them on board, and वो वाली चीज़ भी नहीं कि अच्छा बस मैं जब आपसे सवाल पूछूं आप जवाब दें, then you have to have कि उसका क्या इंटरेस्ट होगा. So आपको voluntarily 1-2 दफ़ा अगर आपको गाइड भी कर देगा, but if you really want them as a long-term partner, then you have to give them a stake and all that. वो हम फिर उसको हमें लगता है कि हम कर देते. तो businesses build करना ना बड़ा it's finding middle grounds and giving up on a lot of things, and the necessary trade-offs that have to be there. अच्छा, हम पाकिस्तान की IT सेक्टर की बात कर रहे हैं तो we cannot not talk about exports. पाकिस्तान में IT सर्विसेज हम लोग बहुत ज़्यादा we're gravitating towards it. We're doing good as well. Freelancers बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. Then we have companies like Klaxon Group की you guys are into animation studios as well. Ice Animation है, फिर Cybrid है. This is a good spot to bet on, but at the same time हम लोग actual value कितनी create कर रहे हैं इस तरह के initiatives से, export wise as well, because remember you also mentioned कि हमने net exports को देखना है, that helps us understand the value. तो the intellectual property that we're generating through that in the country, डम डाउन करके हमें समझाएं कि इन सर्विसेज से पूरी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. मैं आपको ना पूरा IT सेक्टर का एक ब्रॉड व्यू दे देता हूँ, वेरी लाइक अ 1 minute थिंग. हमारा जो फंडामेंटली IT सेक्टर है, इट्स अ सर्विसेज सेक्टर. इसका मतलब हम किसी और के लिए काम करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं या उनका कोई काम होता है, हम वो करते हैं और उनको डिलीवर करते हैं. एंड 95% ऑफ आवर ख्याल है most of our companies are all services companies, and most of them are doing work for international clients. इसका मतलब है वो जो भी generate कर रही हैं, they are generating exports. हमारे मुल्क में जो IP जब generate करना है, इसका मतलब है कि आपने अपना कोई product बनाया है या अपना कोई है, वो बहुत minimal है. Yes. We are fundamentally an IT services economy. अच्छा, so ये क्यों है? इसलिए कि ये relatively, पहले शुरू में मैंने बताया ना कि it's a quicker way to get started.
क्योंकि जिसने स्टार्ट किया है उसके पास कोई बहुत ज़्यादा फंडिंग तो नहीं है, उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है, एंड देन यू स्टार्टेड। और फिर सर्विसेज की अपनी एक ऐसी डायनामिक्स है कि वंस यू गेट इनटू इट देन यू आर you're राइडिंग अ टाइगर। अब आप भाग रहे हैं, अब आप कहें कि अच्छा अब मेरे पास पैसे भी आ गए हैं लेकिन अब मैंने अपना कोई प्रोडक्ट या वो बनाना है, तो आप जब गाड़ी तेज़ चला रहे होते हैं तो आपका फोकस रोड के ऊपर ही होता है, एंड यू नॉट टू गेट हिट एंड गेट टू सर्टन पॉइंट इन टाइम। उस वक्त आप उसको कहें यार तुम गाड़ी भी 100 किलोमीटर पर चला रहे हो, बट जरा सोच समझ के मुझे बताओ कि मैं ये क्या करूँ। इट डजंट वर्क दैट वे। तो ऑर्गेनाइजेशंस का हमारी ओवरऑल इंक्लूडिंग आर्स वो एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम अ सर्विसेज कल्चर, राइट। अच्छा, फिर उसमें तो हमारी सारी जो हैं, और उसमें प्रॉब्लम जो है आपने वो ये कि अभी तक मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो हम कर रहे हैं दे आर रिलेटिवली ऑन द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, ठीक है, जो कि एआई और उन चीज़ों की वजह से पहले हिट हो रही हैं, कमोडिटाइज हो रही हैं। सो आर आईटी कंपनीज आर गेटिंग हिट, ग्लोबली हो रहा है, बट जितनी हायर एंड सर्विसेज होंगी जिसमें ह्यूमन एक्सपर्टीज ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी वो रिलेटिवली लेटर तक जाती हैं, या उनको टाइम ज़्यादा मिल जाता है टू एडजस्ट। अच्छा, इसी में आपने फ्रीलांसिंग कभी कहा था। सो आई हैव अ वेरी कॉन्ट्रेरियन, थोड़ा सा कोई डिफरेंट व्यू है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। आई थिंक उसकी अपनी एक वैल्यू है हमारे पूरे इकोसिस्टम के अंदर, बट उसको हमने इतना ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है कि उसकी वजह से बहुत सी जो फंडामेंटल चीज़ें वो हिट हुई हैं। अब आई कैन अंडरस्टैंड समबडी हु कैन कम्स फ्रॉम अ वेरी अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, उसने स्किल सीखे हैं, उसने मेहनत की है, एंड दे स्टार्ट अर्निंग जो कि उनकी फैमिली में शायद किसी ने भी उतना अर्न नहीं किया वेरी क्विकली। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स ऑफ इट। बट फ्रॉम अ मैक्रो लेवल, जो हमारा क्वेश्चन था, आपने एक बच्चा जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है एंड देन दे कैन गो एंड कंट्रीब्यूट, वो if he gets limited by earning $1,000 a month as compared to being part of a system where he can really be of value of $5,000, $10,000 a month. So ये a lot of the actually engineers हमारे जो पढ़ रहे हैं बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में, either there some of them are actually saying कि हमें डिग्री करने की ज़रूरत क्या है। अब तो यही कल्चर है। So freelancing की अपनी एक जगह है। It can be add on to what you're doing. There are a lot of people who cannot go to the jobs. कई ख़वातीन ऐसी हैं, housewives हैं, they're very brilliant, they're very smart, but for whatever constraints they cannot move, they can work from there. But आपका जो core है, अगर वो आपका इस पे आ जाएगा, तो देखिए ग्रो जब सेक्टर करते हैं ना, जो क्रक्स है वो ये कि जब तक आपका कॉर्पोरेट या आपकी जो कंपनीज हैं, जब तक वो ग्रो नहीं करेंगी, आपकी जो सेक्टर और आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। फ्रीलांसर जितना मर्जी भी बना लेंगे, आपका सेक्टर उस तरीके से ग्रो नहीं करेगा। जो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे दुनिया से, वो फ्रीलांसर्स को नहीं मिलेंगे, वो ग्रुप ऑफ फ्रीलांसर्स को भी नहीं मिलेंगे, वो उनको मिलेंगे जिन्होंने कंपनीज में, द कंपनीज आर द वन विच हैव इन्वेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन पीपल, इन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज़ में, फ्रीलांसिंग को अगर हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं वो भी गलत है, बट एट द सेम टाइम उसको आप कहें कि दिस इज़ आवर कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर IT इंडस्ट्री, तो यू आर जस्ट स्लैशिंग योर वैल्यू। IP पे सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब अगेन यू हैव इनफ रिसोर्सेज टू स्पेंड इनफ टाइम टू बिल्ड एन IP और अ प्रोडक्ट। ख्वाह वो प्रोडक्ट है, ख्वाह वो एक एनिमेशन मूवी है, कोई क्रिएटिव काम है, उसमें टाइम लगता है, और वो करने में आप जब अपना सर्विसेज का काम कर रहे होते हैं, वही टीम विच इज़ कम्प्लीटली केपेबल of building a product, but just because they are into that cycle of service and delivery and firefighting, वो नहीं कर सकेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। या तो आपको सिस्टम से उसको बिल्कुल डिटैच करें, एक अलग टीम बनाएं, बट देन यू विल हैव टू फीड दैट टीम, देन यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन दैट टीम, देन इट बिकम्स अ इशू ऑफ फंडिंग। जब तक फंडिंग नहीं होगी तो किसी, तो हमारी बहुत सी कंपनी जो आज सर्विसेज कंपनीज हैं, दे हैड द विजन ऑफ बीइंग अ प्रोडक्ट इन एन IP कंपनी। सम ऑफ देम हैव डन वेल, बट मोस्ट ऑफ देम it becomes, and it's a global problem, a lot of the बड़ी जो इंडिया भी देख लें, फिलीपींस भी देख लें, कोई भी, सारी फंडामेंटली सर्विसेज इकोनॉमीज हैं, लेकिन देयर इज अ रेशो जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी वो चीज़ें भी बिल्ड कर कर सकते हैं। देन इट रिक्वायर्स इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इनटू अ टीम with the understanding that what you are investing in may actually not work out. Some of it will, most of it will not, जो कि typical एक हमारा हुआ है। So I think that's how it works. So while we are doing well, our IT exports are growing.
बट देयर इज़ अ नीड टू बी वेरी क्लियर टू सी कि AI और जो बाकी चेंजेस की वजह से चीज़ें कहाँ जा रही हैं और हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है. अच्छा, इस सारी चीज़ पे लाइक यू बिल्ट अ रियली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओवरऑल IT लैंडस्केप फॉर अस. अब मेरे फॉलोअप कुछ सवाल ये हैं कि हम लोग क्लियरली एक विशियस साइकिल में हैं. फ्रीलांसिंग की भी जब बात होती है, क्योंकि हम इतने डेस्परेट थे कि एक छोटा सा आउटलेट भी जो था हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है. एंड आई फील लाइक बिजनेस में, इन जनरल लाइफ में भी मीडियोक्रिटी सबसे बड़ा दुश्मन होती है एक्सेलेंस की. तो चूंकि अब हम एक मीडियोक्रिट लेवल पे, बिकॉज द बार वाज सो लो कि ये रेवेन्यू भी हमें इतना बड़ा लग रहा है कि हम उससे बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे. मसला ये है कि फ्रीलांसर्स इतने डेस्परेट थे इकोनॉमी की वजह से कि हमें बेस्ट आउटलेट यही लग रहा है. आप जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं अब उसमें मसला ये है कि टैक्स पॉलिसीज़ की वजह से अगर एक बच्चा $1,000 या $3,000 अपने तौर पे फ्रीलांस करके कमा सकता है, वो सिस्टम में जाता है तो दैट गेट्स स्लैश्ड. अब वो बातें सारी हमें पता है और अनफॉर्चुनेटली नथिंग मच कैन बी डन अबाउट इट. लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा रिफॉर्म जो बड़े ग्रुप्स ला सकते हैं या जनरली जो छोटी कंपनीज भी काम कर सकती हैं, जिससे हम फ्रीलांसर्स को इनकरेज कर सकें टू जॉइन द सिस्टम एंड कंट्रीब्यूट इन द एक्सपोर्ट्स. सो वो जो मीडियोक्रिटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आपने जो बात की ना, मैं हमेशा इस पर एक कोट अपना ही है. मैं कहता हूँ कि our problem is not mediocrity, our problem is our acceptance of mediocrity. We are okay with it. Yeah. अगर हम mediocre हो but we are not okay with it, right, तो then we'll try to do something about it. इस पूरी जो freelancing वाली उसमें जो लड़का या लड़की है जो freelancing कर रही है, actually have a lot of respect for them because you know they at very early age they saw an opportunity and they are earning for their family, right? तो उसकी तो कोई गलती नहीं है. और उसकी जो argument है कि यहाँ मैं इतना कमा लेता हूँ, you know, it's basic economics. लेकिन मैं किसी कॉर्पोरेट में जाऊँगा तो मतलब ये इतना मैं नहीं कमा सकता. तो वहाँ जो बड़े हैं उनको थोड़ा सा एक ये वाली रियलाइजेशन कि अभी हमने एग्री में भी शुरू में हमने एग्री और एग्रीटेक की बात की ना. सो देयर इज़ सो ऑलिव फार्मिंग, आई जस्ट गिव दैट एज एन एग्जांपल. तो ऑलिव फार्मिंग में ये होता है कि इट टेक्स 5-6 years आपको टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना पड़ता है टू ग्रो द ऑलिव ट्रीज. ठीक है, और उस तक वो फिर इन्वेस्टमेंट है, उस पर आपको कोई रिटर्न नहीं आता until you get to a point 5-6 साल के बाद if you get to that level of maturity and you've not given up by then they start giving you a lot of returns but at a very very low cost. So थोड़ा सा जो है वो जो है ना उसमें क्या कहते हैं delayed gratification के, वो अब बड़ों का समझाना है. उस पर तो corporates then also need to realize कि essentially they are competing against what the freelancer can earn, so how can they compensate for that? And in my opinion, freelancing doesn't necessarily have to be a full-time thing. It can be an add-on for somebody who's working. But the only thing I need that वो जो बच्चे हैं उनको realize करना कि देखो वो जो learning अब अपने potential को खुद limit कर रहे हैं. Because unless and until you go through a cycle, आपकी actual growth जो है वो होगा, उसमें ये कर सकते हैं, they can form their own companies. Why to do मतलब उनकी companies का कॉन्सेप्ट नहीं हुई होता है कि बड़ा प्रोजेक्ट आ गया तो उसने 4 और फ्रीलांसर्स को अपने साथ ले लिया और उसमें वो डिवाइड आउट कर दिया. बट देन इफ़ यू थिंक दैट यू आर गुड देन व्हाई नॉट स्टार्ट बिल्डिंग सर्विसेज कंपनीज ऑफ योर ओन. बट इसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, दे हैव टू टाइम. और मैं फ्रीलांसिंग में सिर्फ एक फाइनल पॉइंट ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली दे आर द फर्स्ट वंस आर गोइंग टू गेट हिट इफ नॉट ऑलरेडी विद द वर्क विद द चेंजेस इन AI. क्योंकि आपको जो फ्रीलांसिंग में काम मिलेगा वो लोअर एंड का होगा ना, बहुत हाई एंड हाई टेक तो नहीं होगा. तो वो ऑलरेडी इन माई ओपिनियन दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग. बट अगर आप फ्रीलांसिंग है so why not convert that freelancing into a proper business and why not combine forces with multiple other freelancers and build an organization. तो हमारा मसला ये है कि मिल के काम तो हमने करना नहीं है. वही बात है कि जब एक इंडिविजुअल स्टेप हमें फ़ायदा देना शुरू कर देता है तो फिर वी डोंट थिंक बियॉन्ड दैट. और फ्रीलांसर्स का बिजनेस में टर्न करने का भी वो फिर ऑफशोर कंपनीज खोलने वाला मसला आ जाता है. हाँ, तो अब आपने या तो फिर देन यू शुड बी इफ यू आर हैप्पी विद $1,000 today and $2,000 in 5 years and you're not willing, it's a game of economics but वो long term वाली है. तो इसमें अगेन ये समझाना करना ये बड़ों का रोल है, जिसमें कॉर्पोरेट्स का भी है, पॉलिसी मेकर्स का भी है, हाउ टू डू दैट. और हमने मैं अगेन आई वुड से कि बहुत सी चीज़ों को हमने अननेसेसरीली ग्लैमराइज कर दिया. जब आप ग्लैमराइज कर देते हैं
then it becomes a magnet, और जिसने नहीं भी जाना होता वो वहाँ चला जाता है. So ये बट ये challenges globally भी हैं, ऐसा नहीं है. But the minute you are willing to build organizations, मैं खैर I come from the same background, but मेरा ख्याल है कि जब तक organizations नहीं बनेंगी, corporates नहीं बनेंगी, जब तक आप you cannot do any big work. ना आप IP develop कर सकते हैं, ना ही आप बड़ा project आप कर सकते हैं, और growth नहीं है. That's the game. हम में से आधे लोग ग्रोथ के बारे में नहीं सोचते ना, we just think. And I completely understand वो जो economics है ना, at the end of the day, and this is a factor जो कि सिर्फ यहाँ नहीं आ रहा, आपके और भी बहुत सी जगहों में आ रहे हैं. बहुत से आपके जो एग्रीकल्चर में जो पिछली जनरेशन काम करती थी, उनकी जनरेशन गाँव से निकल के अब वो शहरों में आके बेशक पढ़े नहीं है, बट दे आर डूइंग समथिंग डिफरेंट. तो आपको वहाँ वही वाले चैलेंजेस हैं कि देयर इज़ नॉट मच इनफ वर्क फोर्स to work in the villages. So ये जो dynamics हम economics की बात करें ना at the grassroots level, तभी तो micro economics is a very very interesting subject. Right? It ties into the social fabric of the society. Absolutely. वो समझना पड़ेगा, but solution सब चीज़ों की है. Solution तो है. That's why I always feel stuck कि solutions हैं तो फिर हम लोगों के मसले हल क्यों नहीं होते. But the reason is कि again everything is so like इंटरट्वाइंड कि वो एक चीज़ को आप निकाल के फिक्स नहीं कर सकते, सारा सिस्टम फिक्स होना है. आई एम गोना मूव टुवर्ड्स कंक्लूडिंग दिस, तो वी कांट कंक्लूड विदाउट टॉकिंग अबाउट AI. सो विद AI कमिंग इन, हमने ऑलरेडी बहुत बात कर ली है कि हम ऑलरेडी लो टियर सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम पीछे हैं बहुत ज़्यादा. कोई कैपेसिटी है जहाँ पे हम अभी कोई गैप फिल करके AI में एक्सेल कर सकते हैं? अच्छा, सो AI को ना सबसे पहले ब्रॉडली समझने की ज़रूरत है कि इट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी. In my opinion, it's a very foundational thing, जिसने बहुत सी इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूडिंग द टेक इंडस्ट्री चेंज किया, और वो करेगी आगे जाके, बिकॉज उसने इंटेलिजेंस को कमोडिटाइज कर दिया. सो जो काम कोई भी बाहर करता था वो अब AI के थ्रू हो जाएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. आई ऑलवेज लुक एट इट एज अ अपॉर्चुनिटी. द मिनट यू स्टार्ट लुकिंग इट इज के jobs are getting lost, या इससे ये चैलेंज आ जाएगा, then you get into a defensive mindset, and then whatever you're going to do, whatever strategy you'll bring will be a defensive strategy, reactionary, right? Reactionary होगी, जो short term होगी, आप जितना मर्जी बच लें. We always look at it कि अच्छा इससे opportunities क्या exist करती हैं, right? क्योंकि AI का advantage ये भी है कि it is now practically available to everybody to use it. जिसका टेक बैकग्राउंड नहीं भी है वो भी उसको लेके दे कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क, जो कि आप पहले डिपेंडेंट होते थे कि कोई मुझे ये करके देगा. ख्वाह वो एनालिसिस का काम है, ख्वाह वो डेवलपमेंट का काम है. आई थिंक एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ख्वाह वो बैंक है, ख्वाह वो टेलको है, ख्वाह वो एक एग्री बिजनेस ग्रुप है, ख्वाह वो टेक्नोलॉजी कंपनीज खुद है, दे विल हैव टू लुक एट AI इन अ वेरी होलिस्टिक वे एंड सी कि कहाँ जाके आप या अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, या नई सर्विसेज लॉन्च कर सकते हैं, या नया काम कर सकते हैं, राइट? और उसके अंदर मेरा ख्याल है द अपॉर्चुनिटीज़ आर मच मोर देन द चैलेंजेस. द ओनली थिंग इज दैट व्हाट आर यू लुकिंग एट. था ना शूमाकर था, उससे किसी ने पूछा था कि आप गाड़ी बहुत आपकी Formula 1 जो कार है, यू ड्राइव सो फास्ट, सो यू आर आपको डोंट यू गेट अफ्रेड at the bends, you're going to hit the wall. So my focus is on the road and not on the walls, right? So अगर आप उसको देखेंगे तो I think there's a lot of opportunities where using the AI you can monetize it, you can actually develop a lot of services, you can reduce your costs, you can be more productive. The more you run away from it, the more it's going to get to you fast. In my opinion, nature of the work is going to change. It is already changing. Even in all tech organizations, जो काम पहले X नंबर ऑफ पीपल कर लेते थे, आज हो सकता है वो 0.6x लोग जो हैं वो कर लेते हो. बट एट द सेम टाइम दैट ऑल्सो मीन्स दैट यू कैन एक्चुअली डू मोर वर्क एज वेल. सो ऑर्गेनाइजेशंस जब तक अपने आप को इनोवेट नहीं करेंगी, एंड आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द की पॉइंट्स थ्रू यू आई वांट टू डिलीवर के एवरी ऑर्गेनाइजेशन वो इनोवेशन जो है ना वो हैज़ टू बी an organizational function. It is as critical as HR and finance and IT to always look out के हमारा business जा कहाँ रहा है,
एंड दैट इज़ व्हाट वी अर्लियर टॉक्ड ऑन कि जो CEO का रोल है वो है क्या एक्चुअली. इट्स नॉट रनिंग द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, इट्स एक्चुअली फिगरिंग आउट कि आज कल जो है मुझे उससे इतना कंसर्न नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो 3 महीने, जो 6 महीने या 1 साल के बाद वो क्या होना चाहिए जिसके लिए आज आई हैव टू आई ऑलवेज सेड कि मेरा जो बिगेस्ट फियर है वो हमेशा ये होता था कि what are the things that I need to do today that are not urgent, that are not clear to me. मेरे अभी सर पे नहीं पड़ी हुई कि ये करना ही करना है. मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गया है, एक फायर है, तो मैंने आई हैव टू डू फायर फाइटिंग. लेकिन देयर आर थिंग्स दैट आर नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मी टू डू टुडे बट आर इम्पॉर्टेंट. तो मुझे 2 साल के बाद मेरा फियर ये होता था कि 2 साल के बाद मैं ये ना कहूँ कि 2 साल पहले अगर मैं वो कर लेता तो आज ये ना होता. Because if that has happened, then it means I have failed as a CEO. So as a CEO, you have to be on top of the game. The CEOs have to understand AI. It is not the job of the engineers and the junior folks to understand, because remember, it is not a technology. It's a foundational wave. You have to understand कि आपकी business dynamics और पूरी global dynamics कहाँ change हो रही हैं. और फिर जब तक CEO अपनी organization में innovation को यानी अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे करना है, एडजस्ट कहाँ करना है, कौन सी सर्विसेज को ख़त्म करनी है, कौन सी सर्विसेज को लेके आना है, जब तक CEO उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा इन दैट स्ट्रेटेजिक इनोवेशन डिसीजन मेकिंग, नो ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू फाइव. लेकिन जब वो हो जाता है देन इट रन्स, बिकॉज एंड माई अगेन आई थिंक द अपॉर्चुनिटीज़ आर मच मोर देन द चैलेंजेस. क्योंकि जो कुछ आज कर सकते हैं थ्रू AI वो आप कभी भी नहीं कर सकते थे. और हम लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन रियलाइज वी जस्ट यूजिंग इट एज अ glorified search engine, right? It's much more than that. हम सिर्फ sentences rephrase करने के लिए और उल्टी सीधी तस्वीरें बनाने. The huge opportunities. So while you mention your role as a CEO, you've served as a CEO, you've served in the board as well. और normally लोग इनको as jargon सुनते हैं. These are just words. लेकिन actually in practice in roles में क्या फ़र्क होता है? And why would you move from one role to another? Okay. So that's a very good question. So ये tiers हैं, ये मुख्तलिफ levels हैं. बोर्ड का जो काम है वो गवर्नेंस है, टू इंश्योर कि ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए. बोर्ड जिसको हम कहते हैं ना, वो एक्चुअली जो शेयर होल्डर्स या ओनर्स ऑफ द कंपनी है ना, उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है. क्योंकि मैंने अगर पैसे डाल के एक कंपनी स्टार्ट की है, मैं इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे इंटरेस्ट्स का कौन ख्याल रखेगा? या तो मैं खुद बोर्ड पे होऊंगा या मेरा रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड पे होगा. और मेरी एक्सपेक्टेशन उससे होगी कि मैंने जो पैसे डाले हुए हैं, जिसके अगेंस्ट मेरे पास इक्विटी है, उसको प्रोटेक्ट करना है. तो इट्स अ वेरी वेरी इन्वेस्टर फोकस्ड रोल. हम समझते हैं कि बोर्ड का जो सबसे पहला काम है वो जिसको बोर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी है, उसको फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, आपने उसको प्रोटेक्ट करना है. सो बोर्ड का काम है टू मेक श्योर के, और फिर आगे भी एक ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम करे, उसकी जो डायरेक्शन सेट है. बोर्ड इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन द इंटायर इकोसिस्टम, बिकॉज वो आपको समझें कि आपका इट्स लाइक द एल्डर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो हमारे ख़ानदानों में बुज़ुर्ग नहीं होते, जो कहते हैं ना, बुज़ुर्गों को बिठा लो और फिर उनसे हम रेगुलर पूछते रहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, किधर जा रहे हैं, कोई भी मसला आ गया उस वक्त, या वैसे भी हमें ज़िंदगी में क्या करना चाहिए. सो बोर्ड का वो काम है. जो CEO का काम है वो कंपनी चलाना है. अच्छा, अब जब स्टार्टअप है तो उसमें CEO इज़ ऑल्सो टिपिकली अ फाउंडर, और उसी का आइडिया है और वो लेके चल रहा है. सो इट्स अ डिफरेंट गेम. बट वंस द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मैच्योर्ड, तो CEO का काम डे टू डे ऑपरेशंस चलाना नहीं है, असूलन नहीं होना चाहिए. टिपिकली देयर इज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या बिजनेस यूनिट हेड्स हैं, इन्वॉल्व होता है. अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स एट CEO. He or she is responsible for everything that is happening in the. But CEO का बुनियादी काम है, because CEO is the only title in the entire organization जिसके साथ कोई function associated नहीं है. CMO है तो वो भी marketing है, CFO है तो भी financials है, कोई operations का है. तो CEO is the chief executive officer, जिसका मकसद है कि पूरी organization को आगे कहाँ लेके जाना है. और उसका काम है ये वाली चीज़ें कि देखे कि AI में क्या चेंजेस हो रही हैं, हमारा बिजनेस क्या है, हमारे क्लाइंट्स क्या है, आज क्या मैंने ठीक करना है जिसका इम्पैक्ट 3 साल के बाद आ सकता है. CEO का जो रोल है वो ये काम है. CEO काम करता है एट द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड, और एक्चुअली बोर्ड को बताता भी है कि किस तरीके से. तो एक बड़ा जो रिलेशनशिप बिटवीन द CEO एंड द बोर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, राइट. और क्योंकि CEO का अपॉइंट भी बोर्ड ही करता है,
उसका काम है, इट मेक श्योर कि वो है। और फिर CEO बोर्ड और फिर जो CEO की पूरी टीम है, जो मैनेजमेंट टीम है, ये तीनों व्हील्स हैं, ये इकट्ठे जब मूव करते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है। तो जो आपको क्वेश्चन था, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है जो मुश्किल काम है वो एक्चुअली द CEO का है, बिकॉज इट्स अ वेरी लोनली place. It's right? a lot of responsibility. It's a lot of and responsibility. It's a very lonely place. You're responsible for everything, even if you don't have direct control over, because if you have an organization just like Cybrid, it's about 3,000 people. You do not control everything that is happening, but you are responsible for everything. But ये कि सबसे ज़्यादा जो आप contribute कर सकते हैं वो भी उसी level पे कर सकते हैं. That's the beauty of it. Or so I think that's so I've been CEO for this organization and others. So about 14 of my 26 years working, I've been a CEO of one organization or the other. So उसका अपना एक charm है, उसका अपना एक वो है, but it is a it's an always on, and you have to operate at multiple levels. If a problem आ जाए, then you have to roll up your sleeves and get on the ground. But mostly ये जो है ना, in my opinion, it's a leadership, which means it's an intellectual work. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो CEO का जो दिमाग है ना, जो उसके अंदर चल रहा है, वो उसकी रिफ्लेक्शन होता है. Absolutely. वो डरा हुआ है या वो घबराया हुआ है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में घूमेंगे तो सब डरे और घबराए हुए होंगे. अगर वो ओपन एंडेड है, वो रिस्क टेकर है, उसने डायरेक्शन ठीक दी हुई है, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में किसी से भी मिलेंगे तो जनरली वो you'll learn this. और अगर दोनों में कहीं भी गैप है, अगर बोर्ड में या CEO में, तो वो that relationship, if it gets broken, then the organization is going to suffer. Absolutely. I think this is one of the fundamental things जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है. So thank you so much for telling us about the most basic to the most complex things, from understanding CEO and board का difference to understanding the tech landscape. It was a very insightful conversation, and I know that there was so much more to talk about, but we'll put a stop here. Thank you so much for being here. Thank you very much. I really enjoyed it, and I'm glad that you asked the questions that I always, I believe, are very, very important questions for somebody to understand. And thank you for having me. Thank you.